नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका WDA डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से, पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? तो विश्व की 4 पुरानी सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता है, मोसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है। तीसरी सभ्यता है पुरानी सभ्यताओं में से चीन की भी सभ्यता है, और इसी के समकालीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। एक्चुअली में हड़प्पा सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका जो ईयर माना जाता है, जो काल माना जाता है, वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक माना जाता है। 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक माना जाता है। अब ये बीसी का क्या मतलब है? तो बीसी का मतलब है, इसमें बीसी का मतलब है बिफोर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीसी का क्या मतलब है? बिफोर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। कई बार आपको एडी का मतलब भी पता होना चाहिए। कई बार एडी दिया हुआ होता है, तो एडी का क्या मतलब है? एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से शुरू होने वाला साल। जैसे अभी चल रहा है आपका 2021, तो इसका क्या मतलब है कि ईसा मसीह का जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था। 2021 का मतलब है ईसा मसीह का जन्म आज से 2021 साल पहले हुआ था। ये जो सन है, जैसे मैं बोला कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल माना जाता है। तो ये आपको कैसे पता चला, या कैसे पता चला कि इसका साल कितना था? तो किसी भी चीज का एज पता करने के लिए, जैसे कई बार आप देखते हो कि डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, तो उनका एज पता किया जाता है। उनका एज पता करने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है, वो पद्धति क्या है? कार्बन 14 पद्धति से हम पता करते हैं कि वो चीज कितनी साल पुरानी है। तो जो भी खुदाई में अवशेष मिले, उनको कार्बन 14 से पता किया गया, तो वो पता चला कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक पुरानी चीजें हैं। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये सिविलाइजेशन वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी सभ्यता थी, उन सभ्यताओं में से एक है। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी 4 सभ्यताएं थी, मिस्र की, मोसोपोटामिया की, चीन की, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये एक्चुअली में अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? ये शहरीकरण सबसे ज्यादा था, मतलब शहरीकरण ज्यादा था उसमें। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले खुदाई में हड़प्पा नगर ही मिला हुआ था। कौन सा नगर मिला था? हड़प्पा नगर मिला। कब? तो 1921 में खुदाई हुई थी। 1921 में पहली बार खुदाई हुई। और ये खुदाई किसके हेडिंग में हुई थी? ये खुदाई जब हो रही थी तो उसका हेड कौन था? तो डिस्कवर थी ये खुदाई, उसका हेड थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में ये खुदाई हुई। और जब हड़प्पा नगर की खुदाई हुई 1921 में, तो उस टाइम अंग्रेज अधिकारी थे जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता का नाम रखा था हड़प्पा सभ्यता। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इस सभ्यता के बारे में कि इस सभ्यता के जो लोग थे, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी रखते थे। अगर मेटल की बात करें तो वो गोल्ड के बारे में जानते थे, सिल्वर के बारे में जानते थे, ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, लेड के बारे में जानते थे, कॉपर के बारे में जानते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे तो किसके बारे में नहीं जानते थे? आयरन के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन की
और भी मुख्य विशेषता ये थी कि इस सिविलाइजेशन का जो शहर बना हुआ था वो सिस्टमेटिक वे में बना हुआ था, व्यवस्थित ढंग से शहर की प्लानिंग की हुई थी। और उस टाइम जो बिल्डिंगें बनी हुई थी उस बिल्डिंगों में बर्न्ड ब्रिक यूज हुए थे। इसका मतलब है आज से अगर आप निकालना चाहो तो करीब करीब 4600-4700 मतलब 5000 साल पुरानी वो सभ्यता, और उस टाइम बर्न्ड ब्रिक यूज किया हुआ था। जो सभ्यता थी इंडस वैली की, उस सभ्यता में आपको स्नानागार भी मिले हुए हैं और खुदाई करने पे अन्न को भंडारण करने के लिए अन्नागार भी मिले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि उस टाइम में ही बहुत उन्नत व्यवस्था थी उस सिविलाइजेशन की। इस सभ्यता के जो लोग थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले कॉटन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? कॉटन का प्रयोग किया था। इस सिविलाइजेशन में जो फसल थी वो कौन कौन सी फसल थी? तो इस सिविलाइजेशन के लोग जौ और गेहूं का उत्पादन किया करते थे। इस सिविलाइजेशन में ही चावल के दाने भी मिले हुए हैं कहीं कहीं पे। इसका मतलब था कि इस सिविलाइजेशन के लोग चावल की भी खेती करते थे, मतलब कि धान की खेती करते थे। इस सिविलाइजेशन में मिठास के लिए लोग क्या यूज करते थे? तो मिठास के लिए इस सिविलाइजेशन में लोग शहद का यूज करते थे। अब आइए देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग पूजा किसकी करते थे, पूजा के बारे में उनका क्या था। तो इस सिविलाइजेशन के लोग अर्थ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? अर्थ की पूजा करते थे। और उन्हें उर्वरता की देवी मतलब फर्टिलिटी गॉडनेस के नाम से जानते थे, मतलब उर्वरता की देवी बोलते थे उनको। किसको? अर्थ को। इस सिविलाइजेशन के लोग और किनकी पूजा करते थे? तो भगवान शिव की पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा भी इस सिविलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, और वृक्ष में ये लोग पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी सभ्यता की संभवतः देन है जो आज हम स्वास्तिक का चिन्ह यूज करते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह कैसा रहता है? आप देख रहे होगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूवमेंट होता है, ऐसा कुछ स्वास्तिक का चिन्ह होता है। और ये स्वास्तिक का चिन्ह करीब इसी सिविलाइजेशन की देन है। तो इससे माना गया कि संभवतः उसी टाइम सूर्य की उपासना भी होती थी। किसकी उपासना होती थी? सूर्य की उपासना होती थी। पशुओं में अगर पूजा होती थी तो किसकी पूजा होती थी? कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। किसकी? कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। इस सिविलाइजेशन को हम कांस्य युग में रख सकते हैं, तो इस सिविलाइजेशन को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, और सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सुतकोगदा। क्या नाम था? सुतकोगदा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। आइए देखते हैं कि इस सभ्यता में कौन कौन से प्लेस पे कहां कहां खुदाई हुई, तो वहां पे कौन कौन सी चीजें मिली थी। तो पहली जगह है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें मिली थी? अन्नगार मिले थे। अन्नगार मतलब जहां पे अन्न का भंडारण किया जाता है। स्नानागार मिले थे। और क्या मिला था? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी वो मूर्ति के चारों तरफ 4 जानवर के चित्र थे, और वो 4 जानवर कौन कौन से थे? हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। और मोहनजोदड़ो की खुदाई से क्या मिला था? मोहनजोदड़ो की खुदाई से और मिला था नर्तकी के कांस्य की मूर्ति मिली थी। क्या मिली थी? कांस्य की मूर्ति मिली थी। और दूसरी जगह पर देखते हैं कालीबंगा में क्या मिला था खुदाई करने पर। तो कालीबंगा में याद करने के लिए आपको मैं बताता हूं कि कालीबंगा में अंजू मिली थी। कालीबंगा में कौन मिला था? अंजू मिली थी। औ का क्या मतलब है? कालीबंगा में अंजू मिली थी। औ का मतलब है अग्निकुंड। आ का मतलब है कि अग्निकुंड मिला था कालीबंगा में। अग्निकुंड लोथल में भी मिला था। लोथल में अभी आपको बताया था कि लोथल क्या था? बंदरगाह था वहां का। न का क्या मतलब है? न का मतलब है कि नक्काशीदार ईंटें मिली थी। नक्काशीदार ईंटें मिली थी। और जौ का क्या मतलब है? जौ का मतलब है कि जुते हुए खेत मिले थे। क्या मिले थे? जुते हुए खेत। जुते हुए खेत मिले थे।
ये तीनों चीजें कहां पे मिली थी? कालीबंगा में। कालीबंगा में क्या मिला था? अंजू मिली थी। कालीबंगा में अंजू मिली थी। और कालीबंगा में अंजू का मतलब है अग्निकुंड, नक्काशीदार ईंटें और जुते हुए खेत मिले थे। कालीबंगा के बाद देखते हैं कि कई बार पूछता है एग्जाम में कि मनके बनाने के कारखाने कहां पे मिलते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक है क्या? मनके बनाने के कारखाने कहां पे मिलेंगे? तो मना के ले चलो। मनाने का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट करके मना के ले चलो। मनके बनाने के कारखाने कहां पे मिलेंगे? मना के ले चलो। मना के ले चलो। तो मन के बनाने के कारखाने मिलेंगे। चौ का मतलब है चन्हूदड़ों में मिले थे। कब? 1953 में। अभी वो कालीबंगन वाला इलाका कहां पे है? तो कालीबंगन अभी भारत के राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला प्लेस कौन सा है? अगला प्लेस है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो रंगपुर है मादर नदी के किनारे। किसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी वहां पे? रंगनाथ राव के नेतृत्व में। कब हुई थी? 1953-54 में। और अभी जो रंगपुर है वो किस स्टेट में पड़ता है इंडिया के? तो गुजरात में। किस स्टेट में? गुजरात में। अगला जो जगह है कौन सा है? रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। किसके नेतृत्व में रोपड़ में खुदाई हुई थी? नाम था उनका यज्ञदत्त शर्मा। क्या नाम था? यज्ञदत्त शर्मा। कब खुदाई हुई थी? 1953 1956 तक। किस राज्य में रोपड़ पड़ता है? पंजाब में। अगला प्लेस कौन सा है? अगला प्लेस है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल है भोगवा नदी के किनारे। किसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी? रंगनाथ राव के नेतृत्व में। कब? 1955 1962। कहां पे लोथल है अभी? गुजरात में। अगला प्लेस कौन सा है? अगला प्लेस है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। वहां पे किसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। कब? 1958 में। अभी कहां पे है आलमगीरपुर? उत्तर प्रदेश में। अगला प्लेस है बनमाली। बनमाली किस नदी के किनारे है? रंगोई या सरस्वती नदी के किनारे। किसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी? RS बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में। कब? 1974 में। ये कहां पे पड़ता है बनमाली? हरियाणा में। और अभी सबसे लास्ट धौलावीरा जो प्लेस है वो धौलावीरा किसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी? वहां पे RS बिष्ट के ही नेतृत्व में। और धौलावीरा कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। आप इसको जो अभी मैं प्लेस लिखाया किस नदी के किनारे है उसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है लोभी मौसी का हरा कंघा चुरा लिया। किसने चुरा लिया भाई? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने चुरा लिया। रमा ने चुरा लिया तो मौसी को गुस्सा आ गया। अब मौसी को गुस्सा को हिंदी में रोष भी बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने चुरा लिया तो वो रोष में आकर बस से कुचल दी। किसको कुचल दी? रमा को कुचल दी। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो। इसमें किसका क्या मतलब है मैं अभी लिख देता हूं यहां पे। लोभी मौसी थी तो लोभी में ल का क्या मतलब है? लोथल। ल का मतलब है लोथल। तो भी भ का क्या मतलब है? तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोभी मौसी। मौसी मौसी में मां से मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। स का मतलब है इधर सिंधु नदी के किनारे। लोभी मौसी का हरा कंघा। लोभी मौसी का हरा कंघा। ह का क्या मतलब है? हड़प्पा। ह का मतलब है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। हरा कंघा क से क्या है? क से है कंघा में कालीबंगन।
कालीबंगन, कालीबंगन। घ का क्या मतलब है? घग्गर, घ का मतलब है घग्गर, नदी के किनारे। लोभी मौसी का हरा कंघा किसने चुरा लिया? रमा ने चुरा लिया। किसने चुराया? रमा ने चुराया। र का क्या मतलब है? रंगपुर, र का मतलब है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। मौ से मादर नदी के किनारे। हरा कंघा रमा ने चुरा लिया तो मौसी को गुस्सा आ गया, मौसी रोष में आई, तो रोष में र का क्या मतलब है? र का मतलब है रोपड़, र का मतलब है रोपड़। और ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी है, मादर नदी के किनारे। मौ से मादर नदी के किनारे। हरा कंघा रमा ने चुरा लिया तो मौसी को गुस्सा आ गया, मौसी रोष में आई, तो रोष में र का क्या मतलब है? र का मतलब है रोपड़, र का मतलब है रोपड़। और ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे, सतलज या सतलुज नदी के किनारे। रोष में आकर के क्या करी? बस से कुचल दी। तो बस में ब का क्या मतलब है? बनावली, बनावली। यह बनावली किस नदी के किनारे है? बनमाली है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो कि कौन सा प्लेस किस जगह पे है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लाशों को जलाने और दफनाने दोनों की ही प्रथा थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लाशों को जलाने और दफनाने दोनों की ही प्रथा थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कैसे हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कोई मानता है कि आर्यंस बाहर से आए और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को लड़ाई में जीत लिया, वहां के लोगों को हटा के वहां पे कब्जा कर लिया, इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि बाढ़ की वजह से या महामारी की वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपके सिलेबस के अनुसार करीब करीब इतना ही था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको इसमें से कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।